हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम फोर्स यानी बल के बारे में समझ रहे थे और हमने ये देखा था कि पुश पुल हिटिंग, ठीक है, यानी खींचना, धक्का देना, ये क्या है, बल का रूप है। इसी तरीके से हमने ये भी जाना था कि फोर्स के माध्यम से, बल के माध्यम से हम चीजों की गति की अवस्था में बदलाव कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु जो कि रुकी है उसे गतिमान कर सकते हैं, गतिमान वस्तु को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि बल के माध्यम से हम वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि बल लगाने के कारण हम वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, जिसके हमने कुछ उदाहरण भी यहाँ पे समझे। इसके बाद हम बात कर रहे थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल वह बल होता है जिसको लगाने पर जो है बल आपस में कैंसिल होते हैं और वस्तु रेस्ट की पोजीशन में रहती है, यानी विराम अवस्था में रहती है, यानी आप वस्तु में किसी भी प्रकार की गति अनुभव नहीं करते हैं। और असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स के बारे में हमने सुना था या समझा था कि जो बल आपस में इस तरीके से लगाए जाते हैं कि हमें वस्तु की गति किसी एक दिशा में नजर आती है और किधर पे होती है, जिस तरफ आपका बल ज्यादा लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोशन दिखाई देता है जिस कारण वस्तु क्या होती है, गतिमान होती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे चलते हुए हमारे जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं इन्हें समझेंगे। आप यहाँ पे 3 फिगर देख सकते हैं, ए, बी और सी। पहले हमने बात करी कि जब हम बल क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से के माध्यम से समझा कि जब आपके पास कोई लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का एक जो है टुकड़ा है, उस पे आप एक तरफ से आप बल लगाते हैं, एक तरफ से आपका फ्रेंड बल लगाता है, तो क्या होता है, आप देखते हैं कि जब बल विपरीत है और बराबर है तो वस्तु विराम अवस्था में होती है। जब बल विपरीत है लेकिन बराबर नहीं है तो जिस दिशा में बल ज्यादा लगता है उस दिशा में आपकी वस्तु गतिमान होती नजर आती है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हमारे पास एक डब्बा है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक। आप जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा है, पिछली जो आपकी क्लास है 8th क्लास है उसमें आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो है उसके एक विपरीत दिशा में बल भी लगता है। बेसिकली यहाँ पे ये जो बल लगता है वो दो वस्तुओं की सतह के आपस में कांटेक्ट यानी संपर्क में आने से लगता है, और ये जो बल होता है वह आपका घर्षण बल होता है जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आप क्या करते हैं, कोई बड़ा सा डब्बा है या कोई अलमारी है, उसे आप धक्का देते हैं लेकिन वो गतिमान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पे क्या लग रहा होता है, घर्षण बल लग रहा होता है, जो कि आपके जो है बल की विपरीत दिशा में होता है, और यहाँ पे आपका जो स्थैतिक घर्षण बल है वो लगता है, जो कि वस्तु को गतिमान होने नहीं देता। अब वो गतिमान क्यों नहीं होता, जितना आप बल लगा रहे हो, जितना यहाँ पे आप बल लगा रहे हो उतना ही घर्षण बल के द्वारा बल लगाया जा रहा है जो कि विपरीत दिशा में है। तो ए फिगर से हम ये समझ सकते हैं कि आपने बल लगाया, ठीक है, बल लगा रहे हैं आप, लेकिन वस्तु गतिमान नहीं हुई क्योंकि घर्षण बल लग रहा है जो कि आपके बल की दिशा के विपरीत दिशा में है और बल के बराबर है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो वस्तु को रेस्ट यानी विराम अवस्था में रख रहा है। फिर आपने और कोशिश की, फिर देखा आपने बल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने फिर और ज्यादा बल लगाया, यहाँ पे फिर भी आपकी जो बॉक्स है वो गतिमान नहीं हुआ क्योंकि आपके द्वारा जितना बल लगाया जा रहा है अभी भी उतना ही घर्षण बल आपकी बल के विपरीत दिशा में लग रहा है। सी पॉइंट की बात करें या सी फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या किया, फिर और बल लगाया। अब क्या हुआ, बल घर्षण बल से अधिक हो गया।
यहाँ पे घर्षण बल से अधिक आपके द्वारा लगाया गया मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल हो गया। अब यहाँ पे फोर्स क्या हो गए, अनबैलेंस, विपरीत दिशा में थे तो अनबैलेंस्ड हो गए, ठीक है, विपरीत दिशा में थे तो अनबैलेंस या असंतुलित हो, क्या हो गए, असंतुलित हो गए। असंतुलित होने के कारण आपको वस्तु या बॉक्स गतिमान कर पाए, आप वस्तु या बॉक्स को गतिमान कर पाए। क्यों, क्योंकि आपके द्वारा जो बल लगाया गया वो क्या है, वो घर्षण बल के द्वारा संतुलित नहीं हुआ, इसके द्वारा बैलेंस नहीं हुआ, इस कारण आपके द्वारा जो बल लगाया गया है वो क्या, यहाँ पे जो बल लगा है उसे क्या कहेंगे, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको संतुलित बल, यहाँ पे जो बल है वो संतुलित है, और यहाँ पे क्या है, असंतुलित बल। ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी भी जो है वाहन को चलाते हैं, या यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, साइकिल को चलाया जा रहा है। साइकिल गतिमान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके द्वारा पेशीय बल लगाया जा रहा है, और वो पेशीय बल जो इसके विपरीत बल लग रहा है उससे ज्यादा है, जिस कारण आपका जो ये साइकिल है वो गतिमान हो रही है। आप देख सकते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप बल आगे की ओर लगा रहे हैं, साथ ही साथ एक बल आपका पीछे की ओर भी लगता है, लेकिन इस केस में जो फॉरवर्ड फोर्स है या जो आगे की तरफ बल लग रहा है वो अधिक होता है, इसी कारण आपकी साइकिल गतिमान होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम के बारे में। तो यहाँ पे जो गैलीलियो है उन्होंने 3 गति के नियम दिए हैं, जो कि आपके यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस है। यहाँ पे जो आप न्यूटन लॉ के बारे में बात करेंगे, न्यूटन के जो दिए गए गति के जो आपके नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम गैलीलियो के द्वारा जो फोर्स का आइडिया दिया गया है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 इंक्लाइन प्लेन लेने हैं, ठीक है, और आप क्या करेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन से यहाँ से बॉल नीचे, ठीक है, क्या करेंगे, नीचे की तरफ डालेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इंक्लाइन प्लेन को एक साथ जोड़ देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जब आप बॉल को नीचे डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों इंक्लाइन प्लेन क्या है, बराबर इंक्लाइन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे से बॉल डाली तो क्या होगा, जितनी दूरी से आपने बॉल डाली उतनी ही ऊपर तक आपकी बॉल जाएगी। इसके बाद आपने क्या किया, बी वाले इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है कम कर दिया, फिर बॉल डाली गई तो आपने देखा कि बॉल थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तक गई। इसके बाद आपने फिर इंक्लाइन प्लेन से क्या किया, बॉल डाली और यहाँ पे जो दूसरा इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल और कम कर दिया, तो आपने देखा कि बॉल दूसरी तरफ और ऊंचाई तक गई। फिर आपने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन हटा दिया, तो आपने क्या देखा कि बॉल निरंतर चलती रही। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो है फोर्स और मोशन का एक आइडिया है, ठीक है, और इसी के बेस के ऊपर आपके न्यूटन के 3 नियम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया उसमें आपने क्या देखा कि क्या हुआ कि जब हमने फोर्स दिया, बल दिया, और या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे से इंक्लाइन प्लेन में जब आपकी बॉल गई तो वो सीधे चलती रही, निरंतर चलती रही, वो रुकती नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बेस में आपके 3 न्यूटन के नियम हैं। गैलीलियो आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन and presented 3 fundamental law that govern the motion of object। क्या कहा कि जो गैलीलियो का आइडिया है बल का और गति का, उसको क्या किया गया, उसको 3 नियम में दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि वस्तु की गति के नियम है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। सबसे
सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नियम की। तो पहला नियम क्या कहता है, जब भी कोई वस्तु रेस्ट के पोजीशन में होती है यानी विराम अवस्था में होती है या फिर एक सीधी रेखा में गति कर रही है, कैसे, यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति। क्या कहा गया है, जब भी कोई वस्तु रेस्ट के पोजीशन में होती है, विराम अवस्था में होती है या एक समान गति से गति कर रही होती है, तो क्या होता है, इसका जो स्टेट ऑफ मोशन है यानी इसकी जो गति की अवस्था में है, तब तक परिवर्तन नहीं आता जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या कहा गया है, जब भी कोई वस्तु रेस्ट की पोजीशन में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो इसकी जो गति की अवस्था है यानी कि रेस्ट की पोजीशन में से मोशन की पोजीशन में या मोशन की पोजीशन से रेस्ट की पोजीशन में या जो है एक समान गति है, तो यहाँ पे गति जो आपकी चाल है उसमें परिवर्तन तब तक नहीं आता जब तक हम इसमें बाह्य बल नहीं लगाते। ठीक है, यानी जैसे कि कोई, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, वो हमने रखी है कहीं पे फर्श पे रखी है, वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, वो अपने आप गतिमान नहीं होती। कब तक नहीं होती, जब तक आप उस पे बल नहीं लगाते। इसी तरीके से कोई वस्तु है जो एक समान गति में चल रही है, यानी इसकी चाल क्या है, एक जैसी है, जो है प्रति जो है समय अंतराल, जो भी आपका समय अंतराल है, हर समय अंतराल में वो बराबर दूरी तय कर रही है, तो वो वस्तु तब तक नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है यानी उसकी चाल एक जैसी है। अब उसकी चाल तब बदलेगी जब आप उस पर बल लगाओगे, चाहे आप विपरीत दिशा में लगाओ चाहे उसी की दिशा में लगाओ, तभी तभी चाल में परिवर्तन आए। यानी यहाँ पे यही कहा गया है कि वस्तु पे तब तक उसके स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था में तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता है जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगता है। अब आप ये कहेंगे कि आपने देखा है कि जब अगर हम बॉल को किक करते हैं, मान लीजिए कोई बॉल है उसे किक कर रहा है और वो चल रही है, तो कुछ समय बाद वो रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है, क्योंकि एक बाह्य बल लग रहा है जो कि आपका घर्षण बल है, जिसके कारण आपकी वस्तु रुक जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी वस्तु रुकती है। लेकिन अगर हम पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु, बहुत टेक्निकल टर्म्स है, जब भी कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में होती है या एक समान गति में एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, तो जब तक उस पे बल नहीं लगाया जाता तब तक उसकी स्टेट ऑफ चेंज नहीं होती, यानी गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो पहला नियम है वो कहता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होती है या एक समान गति में एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, तो उसकी गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं आता जब तक उसमें बल नहीं लगाया गया। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट इन चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जितनी भी वस्तु है, जो भी वस्तु है, वो अपनी गति की अवस्था में बदलाव को रोकती है, यानी वो अपनी गति की अवस्था में चेंजेस या परिवर्तन नहीं होने देती है। इन अ क्वालिटेटिव वे में हम क्या कह सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विथ सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया है इनर्शिया, जिसे आप जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व क्या होता है, जैसे कि अभी हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि जो वस्तु है, वस्तु क्या करेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, एक समान गति में चल रही है एक स्ट्रेट लाइन में तो वो चलती ही रहेगी।
कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया, कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया, तब तक ऐसा। तो यहाँ पे हमें एक जो है प्रॉपर्टी नजर आती है वस्तु की कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। वो एक समान गति में किसी दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में एक समान गति में चलना चाहती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि अपनी गति की अवस्था में वस्तु परिवर्तन नहीं करना चाहती, इसी को हम इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. इसलिए जो पहला नियम है हमारा, जो ये पहला नियम है गति का, इसको हम जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूटन का पहला नियम है वो हमें यही सिखाता है कि जो वस्तु है वो अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, एक समान गति में है तो एक समान गति में रहेगी, यानी वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देती है। इसी प्रॉपर्टी को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम न्यूटन के पहले नियम को एक उदाहरण के माध्यम से समझें। आप क्या करते हैं, फुटबॉल लेते हैं और उसे फर्श पर रखते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल जब आप फर्श पे रखते हो तो आप ये जानते हो कि फुटबॉल उसी जगह पर रहती है, यानी इधर उधर गतिमान नहीं होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, रेस्ट की पोजीशन में, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और ये आप देखते हो कि ये बहुत टाइम तक, यानी आप 1 घंटे तक खड़े हो तो वो बॉल रेस्ट की ही पोजीशन में आपको नजर आती है, यानी वो हमेशा रेस्ट में रहती है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि वो वस्तु जो है हमारी फुटबॉल है वो रेस्ट की पोजीशन में है और वो गतिमान नहीं हो रही है, अपने आप उसमें किसी भी प्रकार की आपको गति नजर नहीं आ रही। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हम आए, हमने उस पर किक लगाई, यानी जब तक हमने किक नहीं लगाई तब तक आपकी बॉल एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर रुकी हुई थी, वहीं पर स्टेबल थी। अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, क्या कहा गया है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया गया तब तक वो एक जगह रुकी रही। फिर क्या हुआ, असंतुलित बल लगाया गया, किसके माध्यम से, किक के माध्यम से। ठीक है, किक किया आपने अपने पैरों से, तो क्या हुआ, वो गतिमान हुई और गति में चलने लगी और एक समान गति में वो एक ही दिशा में चलने लगी। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी जो वस्तु गतिमान है वो लगातार एक समान गति से चल रही है और एक ही दिशा में वो चल रही है। ठीक है, अब वो चलने लगी गतिमान हुई, कब तक, जब तक वो नेट के पास नहीं पहुंची। नेट के पास पहुंची, नेट ने उसे रोक दिया, यानी उसने क्या किया, बल लगाया। अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तो यहाँ पे नेट ने क्या किया, एक असंतुलित बल लगाया जिसके कारण हमारी जो बॉल है वो रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब बल लगाया जा रहा है तभी क्या हो रहा है, वस्तु विराम अवस्था से गतिमान हो रही है, फिर गतिमान होते हुए फिर कब रुकती है, जब उस पे एक ऑपोजिट या विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है जो कि नेट के माध्यम से लगता है। ठीक है, जो आपकी नेट होती है उसके माध्यम से लगता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या है, उदाहरण है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व के कॉन्सेप्ट की। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है और यहाँ पे हमें ये पता चला कि
वस्तु की वह गुण या वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह जब रेस्ट में रहती है, यानी जब वो रुकी हुई है तो रुकी ही रहती है, या जब वो एक समान गति से गतिमान होती है, एक समान चाल से गतिमान होती है, तो वो एक ही समान चाल से गतिमान होती है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। तो यही आपका इनर्शिया कहलाता है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या बोली कि वस्तु की वह टेंडेंसी जिसके कारण वह रेस्ट की यानी विराम अवस्था में रहती। इसका एक उदाहरण है, आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक, ग्लास लिया, उसके ऊपर एक छोटा सा आपको कार्ड काट के रख देना है। अब आप एक कॉइन लेंगे, एक सिक्का लेंगे, उसको उसके ऊपर रख देंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये जो कार्ड है यहाँ पर अपने हाथों से बल लगाएंगे, कुछ इस तरीके से, यूं आपको बल लगाना है, बल लगाया आपने, ठीक है, तो कार्ड आप देखेंगे आगे चल जाएगा, वहीं जो सिक्का है वो आपके ग्लास के अंदर चल जाएगा। तो क्या होगा, कॉइन फॉल्स इनटू ग्लास, यानी जो कॉइन है, जो सिक्का है, वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है। सिक्का कहाँ गिर जाएगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि हमने बल किस पे लगाया, कार्ड पे लगाया। अब आप बोलेंगे कार्ड के ऊपर तो सिक्का है, तो सिक्का भी तो गति में होना चाहिए, लेकिन इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण क्या हुआ, सिक्का अपनी स्थिति में ही रहना चाहता है, वहीं नीचे का जो कार्ड है वो बल के कारण आगे की तरफ गतिमान हुआ। अब सिक्का अपनी जगह में ही रहना चाहता है, इसीलिए जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो आपके गिलास के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये आपके जड़त्व के कारण है। और कौन सी प्रॉपर्टी है कि जब कोई वस्तु जो है रेस्ट की पोजीशन में होती है, विराम की अवस्था में होती है, तो वो विराम की अवस्था में ही रहती है, अपने गति की अवस्था में वो बदलाव होने नहीं देती, ठीक है। तो ये आपकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, ठीक, इसे नोट करिए। अब हम इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी कोई कार चलाता है या कोई भी ड्राइवर है जो कार चला रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो कार चला रहा है, ये कहा जाता है कि आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको हम समझते हैं। बेसिकली जो सीट बेल्ट होती है वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी को जो है एक स्थिर अवस्था में रखती है। अब मान लीजिए कि आप बगैर सीट बेल्ट पहने गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि हर एक वस्तु की टेंडेंसी होती है, एक गुण है कि जब वो विराम अवस्था में होता है तो वो विराम अवस्था में ही रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने गाड़ी, जैसे आपने गाड़ी चलाना शुरू किया तो पहले आपकी बॉडी रुकी थी, कार भी रुकी थी। अब कार गतिमान हुई, कार गतिमान हुई, ठीक है, आपने कार गतिमान करी, कार गतिमान हुई, लेकिन क्या हुआ, आपकी जो बॉडी है वो गतिमान नहीं होती, जिस कारण आपको झटके लगते। अब इसी तरीके से आप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से कोई चीज आपके रोड पे आ गई, सड़क पे कोई जानवर आ गया, आपको ब्रेक लगाने, आपने एकदम से ब्रेक लगाने, बहुत तेजी से ब्रेक लगा दी। अब ब्रेक लगाने के कारण क्या हुआ, आपकी जो कार है वो रुकी, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो गतिमान थी, ठीक है, वो एक दिशा में जो है यूनिफॉर्म मोशन में, एक समान गति में गतिमान थी। तो जैसे ही आपने कार रोकी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इनर्शिया के कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन होने नहीं देती है। तो इस कारण क्या होगा, इस कारण जो है आपकी बॉडी आगे को मूव करती रहेगी, जबकि आपकी कार जो है रुकेगी। अब इस कारण क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, आपको झटके लगेंगे, जिस कारण क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके जो है आपको चोट लग सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट पहनिए। तो सीट बेल्ट पहनने के कारण क्या होता है, अगर आपको किसी भी प्रकार का जर्क लगता है, यानी आपकी कार चल रही है,
एकदम से कोई आ गया, कोई वस्तु आ गई, कोई जानवर आ गया, आपने एकदम से ब्रेक लगा तो क्या होगा, आपकी जो कार है वो रुकेगी, आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ गति करेगी, लेकिन शरीर पर क्या लगा है आपके, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्या करेगा, वो आपको सीट पर बांधे रखेगा या रखेगा, यानी आपको जो जग्स लग रहे हैं, जो आपको झटके लगे, वो यहाँ पे उतने ज्यादा नहीं लगेंगे और आप हानि से बच जाएंगे या एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो यहाँ पे इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसके कारण आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है हानि हो रही थी। तो ये इनर्शिया के कारण ही होता है कि जो आपकी जो गाड़ी है उस पर सीट बेल्ट लगाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी को या आपके शरीर को सीट के साथ फिक्स रखा जा सके, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। तो बच्चों आज हमने जो है इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को जाना, साथ ही साथ गति के पहले जो आपका नियम है उसको हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसे नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।